झारखंड के जमशेदपुर में झंडे पर विवाद, हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, 2 गुटों में पत्थरबाजी और फायरिंग, धारा 144 लागू, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। कर्नाटक में आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट, सीएम बसवराज बोम्मई शिवांग से चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद दी जानकारी। संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार 11 अप्रैल को वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, रैली को संबोधित भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज प्रेस वार्ता, पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगी, निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएगा रिजल्ट, आचार संहिता की गई लागू। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ देश भर में हो रही मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान, यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव, इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियां तेज की जा रही हैं। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को आएगा रिजल्ट, आचार संहिता लागू की गई। तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सक्रियता, यूपी में 2 चरणों में होगा निकाय चुनाव। चार और 11 मई को होगी वोटिंग और 13 मई को रिजल्ट आएगा। 4 से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे निकाय चुनाव। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव संपन्न कराने को लेकर तैयारियां तेज। जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें और भी सक्रियता प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती जाएगी। तो ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है। यूपी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर बैठक भी की गई प्रशासनिक स्तर पर और हर एक जिले में जोनल हेड की तैनाती रहेगी ताकि शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव को संपन्न कराया जा सके। और सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए यूपी निकाय चुनाव को लेकर तो लगातार जीत का दावा और बेहतर प्रदर्शन की बात कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह स्थिति 13 तारीख को ही साफ हो पाएगी। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, 13 मई को 2 चरणों में होंगे यूपी निकाय चुनाव। तारीखों के ऐलान के बाद ये तैयारियां और भी तेज होती नजर आ रही हैं। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर जो पेच फंसता नजर आ रहा है, आपको बता दें, हालांकि कई तरीके का घमासान भी देखने को मिला निकाय चुनाव को लेकर। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है।
तो निकाय चुनाव की रणभेरी में अगर बात की जाए, सभी राजनीतिक पार्टियों की निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है और जीत का दावा करती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता भी लगा दी गई, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और 13 मई को अब रिजल्ट आएगा। 2 चरणों में ये निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू हो गई है। जो बैनर, पोस्टर लगाए गए थे प्रचार प्रसार के लिए, उनको हटा दिया गया है और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है, ताकि ये यूपी निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा सके। इसको देखते हुए हर एक जिले में जोनल हेड की तैनाती की गई है। बढ़ते आगे, कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें। अज्ञात कारणों से आधा दर्जन घरों में लगी भीषण आग। आधा दर्जन घरों में आग लगने से हुआ भारी नुकसान। घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया। घरों में गाय बंधी हुई थी, भैंस भी आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। कासिया थाना अंतर्गत नरकटिया बाजार की यह घटना बताई जा रही है। तो इस आग में मवेशी भी जलकर राख हो गए। घरों में बंधे गाय और भैंस आग की जद में आ गए। कसिया थाना अंतर्गत नरकटिया बाजार की यह घटना बताई जा रही है। कुशीनगर से बड़ी खबर। हालांकि आग किस वजह से लगी, ये कारण स्पष्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं। आग लगने की वजह से ये मवेशी आग की जद में आ गए और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आग कितनी विकराल है। आधा दर्जन घरों में यह भीषण आग लगी है। और इसी बीच आग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। अज्ञात कारणों से झोपड़ी में भीषण आग लगी। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय परिवार खेत में था। पीड़ित के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान के अनुमान की आशंका जताई जा रही है। बेटी को बचाने के लिए गई महिला भी इस आग की जद में आ गई और झुलस गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तो कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। थाना निवोहरा के नेहरे गांव की यह घटना बताई जा रही है। आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। आग लगी। कैसे लगी? नाबालिग कैसे लगी हम पता ही जाने। पता नहीं आपको। कहाँ थे आप जब? ये खेती काट में गई। खेती काट रहे थे। कितना नुकसान हो गया? 2.5 लाख करीब। 2.5 लाख। क्या क्या जल गया इसमें? गलीचा जलेगा। गलीचा और गाय पूरा भूसा रखो। अच्छा, और कोई? गाय भर गए और ये फटियाँ कपड़ा लाता रहे थे भर गए सब। अच्छा, कोई जानवर वगैरह? एक पड़ता पड़ेगा भैंस का। और किसी व्यक्ति को कोई? एक व्यक्ति बांट दे रही। किसके? घर वाले की। तो लगभग कितने रुपए तक का नुकसान है पूरा? 3 लाख करीब। 3 लाख। तो लाखों के सामान जलकर इस आग में ध्वस्त हो गया। और मेरठ से आपको खबर बता दें, आक्रोशित लोगों ने आगजनी और पथराव किया। मेरठ की यह घटना सामने आ रही है, आगजनी पथराव, और इस बीच कई लोग घायल हुए। तो मौके पर
भारी पुलिस फोर्स का अमला पहुंचा हुआ है। विशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है। हस्तिनापुर के पलडा गांव में आगजनी और पथराव हुआ तो आक्रोशित लोगों ने आगजनी और पथराव किया। और इस घटनाक्रम को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। माहौल को शांत कराने की कवायद लगातार जारी है। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या जानकारी है इस संबंध में? जिस तरीके से हस्तिनापुर के पड़ला गांव में आगजनी और पथराव हुआ, वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, कल एक हत्याकांड हुआ था हस्तिनापुर में, विशु हत्याकांड। उसके बाद जो है मौके पर काफी बवाल हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची तो समझा बुझाकर लोगों को शांत कर दिया था, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं लिया। आज जैसे ही विशु का शव पोस्टमार्टम हाउस से गांव पहुंचा, तुरंत ही गांव के लोगों ने और अन्य लोगों ने पथराव कर दिया, आगजनी तक कर दी। बताया गया है कि कई लोग आगजनी और पथराव में घायल हुए हैं। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो मौके पर दौड़ा है और प्रयास कर रहा है कि लोगों को समझा बुझा दिया जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि जो हत्यारोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कल पूरे मेरठ में 4 हत्याएं हुई, लेकिन जो मेरठ का प्रशासन है वो फेल साबित होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, मेरठ का जो प्रशासनिक अमला है वो अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है। राजू, यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो हंगामा, प्रदर्शन और आगजनी की स्थिति बनी हुई है उसको काबू करने में लगा हुआ है। अभी जो अधिकारी है वो मौके पर दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि माहौल शांत हो जाए, लेकिन माहौल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों की मांग है कि हत्यारोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो मेरठ का प्रशासनिक अमला है वो जिम्मेदारी से बचता हुआ साफ नजर आ रहा है और इसी बात को लेकर नाराजगी गांव वालों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। तो जांच के दायरे में आ सकते हैं बीएसपी नेताओं से हुआ था अतीक के परिवार का पैसों का लेन देन। तो कई रजिस्टर में पैसों के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। शूट आउट केस से महज 3 महीने पहले ये पैसों का लेन देन हुआ था। अतीक की पत्नी ने बीएसपी कोऑर्डिनेटर को ये पैसे दिए थे। तो ये लेन देन का मामला सामने आ रहा है। दिसंबर और जनवरी में 3 बार ये लाखों का लेन देन निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो पार्टी फंड में पैसे जमा कराया गया था। 4 से 5 बार घर पर हुई थी पार्टी। तो बीएसपी के कुछ पदाधिकारियों की इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। उमेशपाल मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एक और क्लू मिलता सामने आ रहा है। जिस तरीके से ये लेन देन, पैसों के लेन देन का मामला सामने आ रहा है और कई बार 4 से 5 बार तो बीएसपी नेताओं से की संलिप्तता, कई बीएसपी के पदाधिकारी शामिल हैं। राहुल मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी है और कितनी सच्चाई है जो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि कई जो बीएसपी नेता और पदाधिकारी हैं उनकी इस मामले में संलिप्तता, यानी कि पैसे का लेन देन निकलकर सामने आ रहा है? जी, आपसे बता दें, जब से उमेश का पाल हत्याकांड की जो ये
मामला चल रहा है, जो तेजी सूर पकड़ रखा है प्रयागराज में हत्याकांड से, वहीं पर बीएसपी जो नेता है वो अतीक अहमद के जो पत्नी का जो अभी मेयर के चुनाव में टिकट मिल रहा था, कहीं न कहीं पैसे का लेन देन बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो। ये जो पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान पे जाकर के इनका रजिस्टर हुआ, कुछ मिला हुआ है, क्योंकि पुलिस हरदम अतीक अहमद के पीछे लगी है, जांच पड़ताल कर रही है, तो हो सकता है मिला हो। इसी को देखते हुए आपसे बता दें कि जांच पड़ताल हो रही, पैसे के लेन देन कारण मेयर का टिकट जो मिला था, जहाँ पर की मायावती पार्टी बीएसपी पार्टी से कोई मतलब नहीं था, वहीं पे एकाएक अगर मेयर का टिकट मिलता है, कैसे मिलता है, इसी पे जांच पड़ताल चल रही है। अब देखा जाता है इस जांच में क्या सच्चाई है, ये आगे आएगा। जी राहुल, जो पुश्तैनी घर से ये रजिस्टर बरामद हुआ, पैसों के लेन देन का जिक्र भी इसी रजिस्टर से सामने आ रहा है, तो क्या इस आधार पर अब पुलिस आगे किस तरीके से कार्रवाई करेगी? उधर शाइस्ता की अगर बात की जाए तो वो भी पुलिस की पहुंच से दूर नजर आ रही है, इनाम भी घोषित कर दिया गया है बावजूद इसके। जी आपसे बता दें कि ये है कि 25 से 50,000, 25 से बढ़कर के 50,000 जो आज उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान में एक महिला जो पैसा रखा गया उसके नाम पर, वो दूसरी महिला है। और आपसे बता दिया जाए कि सबसे बड़ी बात यह है कि कागज मिलने से उसके पैसा न कहीं पैसे का लेन देन जिक्र है, तभी तो ये बात उठी है। क्योंकि अभी जो पुश्तैनी मकान पे ही ये लिखा था, पोस्टर लगा हुआ था, तो पोस्टर के बाद जो जांच पड़ताल होने के बाद हो सकता है कागज मिला हो, इसी पे सुनवाई हो रही है। और शाम तक में क्या सच्चाई है ये सामने आ जाएगी, क्योंकि एसटीएफ और क्राइम ब्रांच और पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की इस समय एकदम चप्पे पे जितने अपराधी हैं सब पे कार्रवाई होती दिखाई दे रही है और कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं खुलासा हो जाएगा जल्दी। इनसे दूध पानी का पानी है। अभी ये जो मामला चल रहा है ये सूत्रों से चल रहा है, ये स्थिति तभी साफ हो पाएगी जब इस पर कोई कार्रवाई निकलकर और भी इन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पुश्तैनी जो मकान है अतीक अहमद का चकिया में, तो आपको बता दें यहीं पर ये लेन देन का रजिस्टर यहां से बरामद किया गया है। अब इसके आधार पर कैसे आगे कार्रवाई की जाएगी ये फिलहाल देखने वाली बात है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम में मेयर का चुनाव, नए मेयर का चुनाव, बड़ी खबर 26 अप्रैल को होगा नए मेयर का चुनाव। इसको लेकर भी काफी खींचतान देखने को मिली थी। मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक खींचतान नजर आई थी। अप्रैल में मेयर का चुनाव कराना जरूरी होता है। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रवेश शर्मा इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवेश, अब नए मेयर का चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री और एमसीडी से मनोनीत सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कल ये ऐलान किया कि 26 अप्रैल की तारीख को नए मेयर का चुनाव होगा। और ये नियम भी है कि जो दिल्ली का मेयर है वो 31 मार्च को अपना पद कल समाप्त कर देता है और 30 अप्रैल तक उससे पहले चुनाव कराकर नए मेयर को कुर्सी पर बैठना होता है, जिसकी जानकारी कल दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा दे दी गई है। जी प्रवेश, मेयर चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? अगर देखा जाए क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पिछला मेयर थी शैली ओबराय, उनको लेकर जो पिछली बार जो मेयर का चुनाव हुआ था तो हमने देखा था 3 बार सदन में काफी हंगामा हुआ था और हंगामे के कारण बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा था। मुझे लगता है कि ये स्थिति इस बार दोबारा देखने को मिलेगी। और रही बात प्रशासन की तैयारी की, तो जब तीसरी बार हंगामा हुआ था तो प्रशासन ने मार्शल तैनात किए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति होने वाली। तो इस हंगामे को लेकर अगर देखा जाए तो कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं ताकि इस हंगामे के बीच ये चुनाव ना हो, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही थी अगर पहले से कंपेयर करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर निकलकर बस ये आ रही है कि जो शैली ओबराय जो पहले मेयर बनी थी वो दोबारा बन सकती है। लेकिन मैं बता दूं, जब तीसरी बार सदन में हंगामा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये
चुनाव संपन्न हो पाया था और अभी तक मनोनीत सदस्यत्व का जो चुनाव था उसको रोकना पड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा तो पूरी तैयारी के साथ होगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उसको किया जाएगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 26 अप्रैल को होगा ये चुनाव मेयर का, और हालांकि कोशिशें पूरी नजर आ रही हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हो, लेकिन अभी भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आई थी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त। सपा कार्यकाल में कार्यालय में अहम बैठक भी जारी है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और एक बेहतर प्रदर्शन रहेगा। तो इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी। लखनऊ से बड़ी खबर, और इसको लेकर सपा कार्यालय में अहम बैठक भी जारी है। तो अलग अलग जिले से आए हुए कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव के कई बड़े नेता भी बैठक में मौजूद हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है, और इस बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव को एक बेहतर प्रदर्शन यहां पर स्थापित किया जा सके। तो इसको लेकर इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम, क्योंकि सभी पार्टियां जीत की जुगत में नजर आ रही हैं, और समाजवादी पार्टी का भी दावा कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा कार्यालय में ये बैठक रखी गई है। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और कई बड़े नेता भी इस बैठक का हिस्सा। क्योंकि निकाय चुनाव बेहद अहम होता है, इससे एक दशा और दिशा तय हो जाती है आगामी लोकसभा चुनाव की। इसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं, और जीत का दावा सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का भी दावा यही है कि एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा निकाय चुनाव में, और इसको लेकर बैठक और इस बैठक में रणनीति भी तय की जा रही है। फिलहाल इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात, लेकिन कई बड़े नेताओं की इस बैठक में मौजूदगी, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बढ़ते आगे, खबर कानपुर से है। यहां माली सैनी महासभा के रजत जयंती के अवसर पर रामादेवी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समाज के लोगों से एकजुट होकर विकास की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि विकास के लिए एकजुटता का होना जरूरी है और शिक्षा से समाज की तरक्की संभव है। उन्होंने युवाओं में खासतौर से बालिकाओं को शिक्षा को प्रेरित करने का काम किया है। कार्यक्रम में झांकियों के साथ सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी ने अतिथियों का स्वागत किया और इस मौके पर छेदीलाल सैनी, पप्पू सैनी, पंकज सैनी, दिलीप सैनी, महेश कुमार, सीएल सैनी और तमाम सैनी परिवार यहां पर उपस्थित रहा। ये आज 25वीं वर्षगांठ माली सैनी महासभा की मनाई जा रही है, जिसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू छेदीलाल सैनी जी रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये संगठन क्या पाया क्या खोया उसके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, और जिसमें अभी माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जसवंत सैनी जी राज्य मंत्री आके जा चुके हैं और आपके कानपुर नगर के जो कि पड़ोसी हैं बाबू छेदीलाल सैनी जी के,
विधानसभा अध्यक्ष जी सतीश महाना जी अभी आपके बीच में आ ही रहे हैं। और हम लोगों ने ये रखा है कि पूर्वांचल में अगर देखा जाए, बरेली से लेके इधर पूर्वांचल क्षेत्र लगता है, यहाँ पे माली समाज की बहुत ही अनदेखी की गई है। माली सैनिक समाज का कोई भी ना राज्य में ना केंद्र में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। हम लोग इस प्रतिनिधित्व माली सैनिक महासभा के माध्यम से प्रतिनिधित्व की मांग करता है। और माली सैनिक महासभा का सर्वप्रथम यह है कि कानपुर नगर में एक महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क में एक मूर्ति का अनावरण किया जाए, जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ही रहेंगे। माली सैनिक महासभा उत्तर प्रदेश संस्था के द्वारा 25 वर्ष कंप्लीट हो जाने के उपलक्ष्य पे सिल्वर जुबली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हमारे स्वजात भाई आशा उल्लास के साथ यहाँ इसको मना रहे हैं। इसके अंदर जो शादी योग बच्चे और बच्चियां हैं उनका परिचय सम्मेलन है। साथ में महात्मा ज्योतिराव फूले की पूर्व जयंती अवसर पे उनकी जयंती का भी कार्यक्रम हो रहा है और होली मिलन का भी प्रोग्राम इसके साथ सम्मिलित किया गया है। किस तरह के उपदेश दिए गए हैं, किस तरह की बात? हम लोग उपदेश ये दे रहे हैं अपने बच्चों को कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए अपनी सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले इनका कहीं पे स्टैचू लगे और हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले को भी सरकार हर तरह से सम्मानित करे। देखिए, इस उद्देश्य तो ये है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि हमारी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 26 वर्ष प्रवेश कर चुकी है और इस कार्यक्रम से एक संदेश जाएगा कि हमारे समाज के लोग आगे कितना बढ़ गए, कितना विकास कर रहे हैं। ये हमें संदेश भी देना है। अगर वो जानेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी के साथ में महात्मा फूले की जयंती जो कि 11 अप्रैल को है, तो उसको भी कार्यक्रम में शामिल किया गया कि ताकि हमारी समाज के जो गौरव है, जो एक नायक है, सामाजिक समरसता के प्रतीक है महात्मा फूले, उनके दर्शन को हम लोग समझें, जाने और उनके बताए हुए मार्ग पर सभी समाज के लोग चलें। यही एक संदेश है और हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में अगर एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी बात को सरकार तक और देश तक हम जो है इसको पहुंचाएंगे, ताकि समाज में एक नई क्रांति पैदा हो और अपने उद्देश्य में सफल हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।